हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया है ना। यानी भारत का जो स्थिति अभी है ना, 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरी है, ये कैसे कैसे बना है ना। कुछ बातों पर हम बात पिछले क्लास में कर लिए थे, आज जो बातें बच गया है हम उस पर बात करेंगे। क्लियर है। हम बात कर रहे थे कि 1953 में एक राज्य बना भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। वही आंध्र प्रदेश जिसमें क्या है, तेलंगाना जो है भी शामिल था उस समय, क्योंकि तेलंगाना कब अलग हुआ, 2014 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यानी लैंग्वेज के आधार पर कोई राज्य बना तो बना आंध्र प्रदेश। और सबसे पहला अगर राज्य कोई बना तो ये बना, किससे बना, मद्रास से निकल कर, है ना। चेन्नई नहीं बोल देना, क्योंकि उस समय मद्रास ही बोला जाता था। जब ऐसा हुआ लैंग्वेज के आधार पर, तो जो अदर लैंग्वेज वाले जो लोग हैं वो लोग भी आवाज़ उठाने लगे कि हमें भी क्या भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, है ना। तो फिर सरकार दबाव में आ गई। दबाव में पहले इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ का जो नेता था पोटापी श्री रामुलुलु का क्या हुआ है, डेथ हो गया था, है ना, भूख हड़ताल पर बैठते हुए। तो अब ये आवाज़ उठने लगा। इसी के लिए क्या है कि जो केंद्र सरकार है उस समय, जो नेहरू जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम है फजल अली आयोग। और ये खूब सवाल पूछा जाता है फजल अली से। एक आयोग बनाया 1953 में ही, है ना, यानी जस्ट उसके बाद ही बनाया गया फजल अली आयोग, है ना। इसमें टोटल 3 लोग थे। 3 लोग में तो एक लोग तो यही है, फजल अली ही। और इन्हीं को क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है ना। एक लोग ये है और 2 लोग और हैं। कौन कौन है, एक व्यक्ति का नाम है KM पनिक्कर, एक ये है, और दूसरा का नाम है HN कुंजरू। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको क्या है, फजल अली आयोग में ये दोनों सदस्य हैं। इनका काम सिर्फ वही दिया गया जो पहले दिया जा रहा था कि आप फिर से आप बता दीजिए कि क्या भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, है ना। जो बात हम पहले SK धरवी JVP जो कमेटी है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया कि हम भाषा के आधार पर जो है वो राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये कैसे हुआ, आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश जो है वो दबाव में आकर भाषा का निर्माण होने लगा। जब वो हुआ, मामला और तेज हो गया, तो सरकार ने इस आयोग का गठन किया। और इसका भी काम वही है कि आप ये बताइए कि क्या भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं या नहीं। ये चीज़ें है ना। इन्होंने 1955 में 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दिया, काफ़ी गहन चर्चा के बाद। ये बोले कि सिर्फ आप भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बना सकते हैं, और ये संभव भी नहीं है। आप भाषा को आधार बना सकते हैं। अब भाषा को आधार का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है, और इसमें से मान लेते हैं कि जो 70% जो लोग हैं वो मान लेते हैं बंगाली है, ठीक है। इसमें कुछ लोग ये हैं कि जो हिंदी बोलते हैं, जैसे बिहार वाला एरिया है। कुछ क्या है, जनजातीय लोग हैं, जैसे झारखंड वाला एरिया है ना। इस टाइप से लोग हैं। तो भाषा को आधार का मतलब है कि इस जो पूरा एरिया है अब बंगाली राज्य के रूप में रख सकते हैं, अब बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप सोचेंगे कि एक भाषा एक राज्य, जैसे ये जो 70% एरिया है इसको हटा दीजिए आप, और ये ही जितना एरिया है उसी में एक राज्य बना दीजिए बंगाली। आप समझ रहे हैं।
तो बोला ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो हम पहले भी बताए हैं कि देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता, और इसमें कुछ होगा नहीं, नफरत ही फैलेगा। और जब नफरत फैलेगा कि देश में जो डाइवर्सिटी है ना, उसको क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो इन्होंने एक बताया कि एक भाषा और एक राज्य जो है वो आप संभव नहीं हो सकता। हाँ, भाषा को आप आधार बनाइए, है ना, तो ये चल सकता है। क्लियर है। तो लगभग ये भी जो है वो मना ही कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्य जो है वो संभव नहीं है। क्लियर। अब जो राज्य बना सकते हैं वो 4 आधार से पर बना सकते हैं। पहला चीज़ तो आप ये देखिए कि भारत की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत की जो एकता और अखंडता खतरे में तो नहीं आएगा आगे चलकर, है ना। जब ये लोग बोलेंगे कि हमें बंगाली के आधार पर राज्य बना देते हैं, कोई बोलेगा मराठी के आधार पर बना सकते हैं, कोई पंजाबी के आधार पर बना सकते हैं, है ना, कोई तेलुगु, तमिल, तो इस आधार पर बना सकते हैं। तो आगे चलकर ये भी बोला जाएगा कि ये जो राज्य है हम इसको अब भारत में नहीं रहेंगे, अब हम ये क्या करेंगे, एक अलग देश बनाएंगे, वो होगा बंगालियों का देश। तो उससे क्या होगा कि देश की जो एकता और अखंडता है उसको क्या होगा, दिक्कत होगा या खतरे में आ सकता है। तो आप इसको आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ वही है कि आप भाषाई और सांस्कृतिक महत्व को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कौन सा भाषा ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, उसका सांस्कृतिक क्या है, यानी उसका बेसिकली क्या है कि आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे जनजातीय लोग हैं तो जनजातीय लोग को आप किसके साथ रखेंगे, है ना। तो आपको ये सब भी क्या होगा, ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्या करेंगे, राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो 2 स्थिति तो ये है। तीसरा इन्होंने बोला है कि वित्तीय, यानी कहाँ से पैसा ज़्यादा आता है, किस एरिया से ज़्यादा आता है, आर्थिक स्थिति क्या है ना। तो इसको भी क्या होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ों इन्होंने बताया है। क्लियर है। और लास्ट में हम ये बोलेंगे कि जो देश में जो सरकार कराएगी कल्याणकारी योजना, है ना, उसको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू, है ना। अगर मान लीजिए कि सरकार कुछ चीज़ें लागू करती है, कुछ भी अनाउंस करती है कि हम, तो उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने में कितना आसानी से कोई चीज़ किया जा सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर करना पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे सरकार ने बोल दिया कि हम अनाज देंगे 5-5 केजी फ्री देंगे, है ना, और ऐसे जगह बना दिया जहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता है अनाज, है ना, ट्रक से आता है तो पहुँच ही नहीं सकता, तो वो भी दिक्कत होगा, है ना। अभी तो सरकार बड़ा अच्छा काम किया है कि जो क्या है कि सबका खाता खुल गया है, तो कुछ भी करना होता है तो डायरेक्ट पैसे खाते में ही चले जाते, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे एनी वे कोई भी योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, या चाहे इंदिरा आवास योजना है, वो सारा चीज़ों को ध्यान में रखा। तो फजल अली आयोग ने इन्होंने बताया है कि आप इस 4 को ध्यान में रखकर आपके आधार पर जो है वो राज्य बना सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं बना सकते। क्लियर। फजल अली आयोग ने एक बात और बोला है कि जो आप ऊपर में 4 टाइप का जो राज्य रखे हैं, है ना, जो हम बात किए हैं, बोले कि आप उसको समाप्त कर दीजिए और सिर्फ कितना राज्य बनाइए, 16 राज्य बना दीजिए। और क्या है, जो है 3 यूनियन टेरिटरी बनाइए, है ना। ये चीज़ें हैं। इन्होंने ये बताया है कि आप 16 राज्य बनाइए, यूनियन टेरिटरी, जो हम 4 भाग में बांटे हैं उसको सिर्फ आप 2 भाग में डिवाइड कीजिए, है ना। ये चीज़ है। क्लियर। तो जब ये 16 और 3 है तो सरकार क्या 100% तो फजल अली आयोग को नहीं माना, लेकिन कुछ बातों को चेंज करते हुए क्या हुआ कि लगभग बातें को इन्होंने मान लिया है। तो गवर्नमेंट क्या माना है, हम उस पर बात करते हैं। ये है रिकमेंडेशन जो फजल अली आयोग ने दिया है। ध्यान ये भी रखना है कि फजल अली आयोग का जो गठन है क्या किया है,
1953 में किया है और अपना रिपोर्ट ही 2 साल के बाद 55 में दिया है ना। इसी के जो फजल अली आयोग के द्वारा ही जो रिकमेंडेशन किया गया उसमें से क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया है ना। और उसके लिए क्या किया, संविधान में संशोधन करना पड़ा, वो है 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1956 को सरकार ने ये माना कि अब जो रहेगा 14 स्टेट होगा भारत में राज्य, और जो है 6 रहेगा यूनियन टेरिटरी। क्लियर है, यानी क्या है, संघ शासित प्रदेश। फजल अली आयोग ने वेद दिया था 14 है और कितना 16 और 3 है ना, लेकिन सरकार क्या माना 14 और क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी 1 नवंबर 1956 का ये स्थिति है। उसके बाद क्या हुआ है कि धीरे धीरे चीज़ों को चेंज होता चला गया और अभी जो स्थिति है वो कितना है, वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। यदि आपको इस सारा चीज़ें पढ़ना है कि कौन राज्य जो है वो 14 में था, कौन कौन राज्य है ना, और कौन कौन जो है यूनियन टेरिटरी है वो 14 में था, है ना, सॉरी 1956 में था, और 1956 के बाद कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आपके पास एक बुक होगा किसका, या तो आप ये बुक पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। और बहुत हद तक क्या है कि लुसेंट में भी क्या है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो काम की बात है वो दिया हुआ है ना। इस वाला पेज में जो है आप देखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन संघ और इसका क्षेत्र, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। क्लियर है। कि हम शुरू में ही बात किए थे कि भारत कैसे बना, अगर अंग्रेज़ के अलावा कौन कौन लोग शासन कर रहे थे, हम इस पर बात कर रहे थे। और उसमें से हम ये समझ गए कि देसी रियासतों के साथ क्या हुआ, ब्रिटेन के साथ क्या हुआ, जो अंग्रेज गए उस क्षेत्र में क्या हुआ, जैसे हम राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। आगे जो क्षेत्र है वो था फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये लोग के साथ क्या हुआ, हम इस पर बात कर लेते हैं। तीसरे लोग थे फ्रांसीसी भारत, यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इंडिया है ना, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रांसीसी भारत। और एक था पुर्तगाली, ये है, और एक हम बोलते हैं अदर में हम लिए थे अंडमान एंड निकोबार को और एक सिक्किम को लिए थे, यही था। इनके साथ क्या हुआ, आपको पता है कि जो अंग्रेज है वो जो है 15 अगस्त 1947 को चले गए। कहाँ चले गए, भारत छोड़कर चले गए, भारत आज़ाद हो गया। तो पुर्तगाली और फ्रांस जो है वो इंडिया में थे, ऐसा नहीं कि ये लोग भी चले गए। हम आपको पहले भी बताए थे कि जब अंग्रेज गए तो सिर्फ 40% ही हिस्सा को खाली करके गए, 40% परदेसी रियासतें था, तो 80% तो यही कैप्चर, तो सिर्फ ये वाला जो है ये क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था। लेकिन आज़ादी से पहले जो है ये 40% में लगभग जो हम बात कर रहे थे कि 552 देसी रियासत भारतीय क्षेत्र में था, उनमें से जो है 549 को तो क्या है पटेल ने क्या किए थे, पटेल ने सबको क्या है भारत में मिला लिए थे। 3 ऐसे थे जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को क्या है किस समय के साथ क्या हुआ भारत में मिल गए हैं। वो कैसे कैसे मिले ये बात हम कर चुके हैं। ये 40% को अंग्रेज ने खाली कर दिया, तो 40% के साथ क्या हुआ ये चीज़ है। अब ये जो बचा हुआ है फ्रांस के साथ, फ्रांस के कंट्रोल में जो एरिया था उसमें से हम बात करेंगे, ये है वेस्ट बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर था चंद्रनगर, ये है अमन, ये है पांडिचेरी, आप मैप में ज़रूर देखिएगा, एक है कराईकल, और इधर है माहे केरल में, ठीक है।
ये जो एरिया है, ये सारा एरिया को क्या है कि किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के कंट्रोल में था। और ये अभी नहीं गए थे, अंग्रेज के बाद ये गए। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि ये जो एरिया है कौन सा? चंद्रनगर, पांडिचेरी और कराईकल, ये जो एरिया है तीनों, इस एरिया को जनमत संग्रह किया गया है। जनमत संग्रह का मतलब समझते हैं कि यहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछा गया कि आप फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का मानना है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और जैसे ही भारत के साथ बोला तो ये क्या हुआ कि ये भारत का अंग बन गया। लेकिन ये जो माहे और ये जो यमन है, इसको फ्रांस वाले लोग छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थे, है ना। तो इसके पर क्या किया गया? पुलिस भेजना पड़ेगा, यानी इसको बोलते हैं सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा, किया है ना, यानी ज़बरदस्ती बेसिकली जो है वो भारत में मिलाया गया। और ये जो पूरा काम करने में यानी फ्रांसीसी को इंडिया से भगाने में लगभग जो है ये 1954 में, है ना, 1954 में क्या हुआ? खाली किया गया। यानी पूरी तरह से जो फ्रांसीसी है 1954 में भारत से चला गया। यानी आपको पता है कि अंग्रेज के बाद गया। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये भी कभी कभी सवाल आता है कि ये सब जो है किसके कंट्रोल में पहले था। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रनगर, यमन, है ना, पांडिचेरी, कराईकल और माहे, ये जो था वो फ्रांसीसी के कंट्रोल में था। और ये कब खाली हुआ? 1954 में। ये जरूर सवाल आता है 1954 में। क्लियर है? अब ये पुर्तगाली जो लोग हैं, इनके जो कंट्रोल में था, एक था DNA, जिसको हम बोल देते थे दादर नागर हवेली, है ना। एक था दमन दीव, है ना, और गोवा। ये था दमन, दीव और गोवा। क्लियर है? अब ये पुर्तगाली भी थे कि ये क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, है ना। तो इनके पास भी क्या हुआ कि ज़बरदस्ती जो है क्या है, इसी को हम बोलते हैं जो सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है सैन्य कार्रवाई का मतलब है कि पुलिस भेजे, ज़बरदस्ती हम क्या किए, भारत में मिला लिए, है ना। तो ये सब करने के लिए भारत को जो समय लगा 1961 में। यानी अगर ये पूछ लेगा कि भारत से सबसे बाद में कौन गया है व्यक्ति, तो वह है पुर्तगाली। कब गए थे? 1961 में। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डी गामा, आपको पता होगा, है ना। और बाद में कौन आए, बाद में कौन गए भारत छोड़ के, तो वह है 1961 में पुर्तगाली लोग। तो इस टाइप से जो है इस सब एरिया को भारत में मिलाया गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रांसीसी गए 1954 में, ये गए 1961 में। ये जो अंडमान एंड निकोबार है, आप देखेंगे कि भारत का जो एरिया है वो है इस टाइप से, जैसे ये वाला एरिया है तो इस टाइप से है। तो ये है बंगाल की खाड़ी, है ना, या बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। मैप जरूर आपके पास होना चाहिए। और ये है अरब सागर, अरेबियन सी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इस एरिया में जो है वो है बंगाल नहीं, और या ये बोला कि अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार। जब दो राष्ट्र बना, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, दो देश बना। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, दो राज्य बना। अब दो राज्य में इसका बंटवारा हुआ ही नहीं था कि ये अंडमान और निकोबार किधर होगा। तो अब ये क्या होना चाहिए, तो इसका ध्यान भी किसी को नहीं था। लेकिन पटेल को ये ध्यान था कि यदि हम अंडमान और निकोबार को नहीं बोलते हैं कि ये हमारा पार्ट है, तब क्या करेगा, पाकिस्तान ले लेगा। तो कुछ ही समय में क्या हुआ है कि अंडमान एंड निकोबार पर एक झंडा जो है भारत का, वो क्या है, फहराया गया, है ना। और जैसे ही फहराया गया
तो उसी वक्त यानी कुछ देर पहले 2-4 घंटा पहले ही क्या हुआ कि पाकिस्तान को भी इस जगह के बारे में पता था कि इसका जगह का तो बंटवारा नहीं हुआ, तो पहले जो हड़पा जो उसका है ना। तो जब इसका जो हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जब इधर की ओर चला गया, जा ही रहा था, तो उन्होंने देखा कि भारत का झंडा वहाँ पर फहर रहा है, गाड़ा गया है। तो क्या हुआ कि ये अंडमान एंड निकोबार क्या है, भारत का अंग बन गया। यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बाय चांस है ना, अगर थोड़ा भी लेट करते हम लोग तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है हमारे से निकल जाता। क्लियर है? ये है पूरा कहानी। सॉरी, अंडमान निकोबार नहीं, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इस साइड है, अरेबियन सी के पास है ना, है ना। तो ये चीज़ें, तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? ये चीज़ें अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम पहले जो है एक राजा के अधीन होता था, चुगयाल राजा। ये यहाँ पर शासन करते थे सिक्किम पे, है ना। लेकिन ये जो कंट्रोल था किसके कंट्रोल में था? मैक्सिमम जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में है। जब ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में है, तो जब अंग्रेज़ चले गए 15 अगस्त 1947 में, तो ये जो है इसका जो जिम्मेवारी है भारत सरकार ने संभाल लिया। ऑब्वियसली बात है, जिस पर क्या था, ब्रिटेन का कंट्रोल है, उस पर किसका कंट्रोल हो गया? भारत सरकार का। तो जब ये कंट्रोल हो गया तो यहाँ की जो जनता है उन्होंने ये आवाज़ उठाया कि क्या हमको ऐसे करेंगे कि भारत में मिलाएंगे भी, है ना। ये चीज़ें हैं, आवाज़ उठा। तो भारत सरकार ऐसा है कि 1975 में क्या हुआ कि एक है ना, जिसको बोलते हैं 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, है ना, 1975 में। और उसके चलते क्या हुआ है कि जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बनाया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से जो है सिक्किम से क्योंकि सवाल आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से जो है भारत जो है वो भारत बन गया, है ना। हम काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं, जो चीज़ कवर नहीं की है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। जो अगले क्लास में हम भाग 2 से शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या है, नागरिकता वाला टॉपिक है, सिटीजनशिप, है ना, कि आपका सिटीजनशिप क्या है, कैसे क्लियर किया जाता है, कैसे ख़त्म किया जाता है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। क्लियर है? तो आज भर इतना ही। थैंक यू।